नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार मैं फिर आपके बीच में प्रतियोगिता में सफल छात्रों से बातचीत की कड़ी में आ गया हूं। आज का साक्षात्कार कुछ विशेष होने वाला है क्योंकि इस घर से हमारा पुराना नाता है। एक बार आज के 2-3 महीना पहले ये बच्ची, ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची जो देख रहे हैं, अर्तिका पांडे, इसने हाई स्कूल टॉप किया था जिले में 98.4 जिले में था बेटा ना। 98.4 के बाद जो बचता है वो एक 1.6, उस पर थोड़ा सोचना पड़ता है वो कैसे कैसे नहीं हुआ, मतलब कहाँ से चूक हो गई, इसके अंदर 1.6 भी ले आना चाहिए था। चलो ठीक है, बच्ची ने टॉप किया और अगर ये 100 पा जाती तो उसी दिन फिर धरती पे ना रहती, भगवान बन जाती सीधे। ठीक बेटा। और इनके भाई अंचल पांडे जी, मम्मी ने इनके कहा था कि बेटा मेरा अभी एग्ज़ाम दिया है अभी सीजीएल का, अभी उसका रिजल्ट आना है, शायद आपको 2 महीना बाद आने का सौभाग्य, वो सौभाग्य आज हमको मिल गया। अंचल पांडे जी इस समय जीएसटी इंस्पेक्टर, और सबसे बड़ी बात है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इनका हुआ है। अभी 2019 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है साइंस से। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। जी धन्यवाद। हाँ बच्चे, ये बताओ बेटा कि कैसे आपको ये, मतलब आपने एक तो फैमिली बैकग्राउंड पहले तो बता चुका हूँ पहले, लेकिन एक बार फिर आप फैमिली बैकग्राउंड और मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? जी, शुरुआत भी हमारी शिक्षा जो गांव में ही हुई थी। हम लोग बस्ती से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट तक की एजुकेशन हुई थी। उसके बाद मम्मी ने सोचा कि इन लोग को और अच्छा पढ़ाई का माहौल देना चाहिए, इसलिए हम लोग ने वहाँ से लोकेशन स्विच किया, हम लोग अयोध्या मूव किए। शुरुआत में अयोध्या में महाराजा पब्लिक स्कूल में मेरी शिक्षा क्लास 5th तक हुई। उसके बाद 5th के बाद 6 से हम उदया की तरफ शिफ्ट हुए। उदया में आए, 6 से 12 तक उदया में पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन किया। आफ्टर द ग्रेजुएशन ये प्रिपरेशन कंप्लीट करके फिर सिलेक्शन इस बार हो गया है सीजीएल 2020 में। जी। मोटिवेशन की बात ये थी कि उतना कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था हम लोग का, मतलब हाँ चीज़ें नॉर्मल ही थी, कोई इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, बट एक जॉब सिक्योरिटी और ये चीज़ें शुरुआत से रहती है मन में कि हमें लेना है कहीं ना कहीं। तो उसी क्रम में ये था कि कौन सा एग्ज़ाम निकाला जाए, क्या लिया जाए। सीजीएल मतलब ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास सिविल सर्विसेज के ऑप्शन होते हैं, और सीजीएल था हमारा, बैंक का था। तो शुरुआत में देखा इसका सीजीएल का सिलेबस और ये सारी चीज़ें, तो लगा कि हाँ ये हो सकता है, इसको किया आसानी से जल्दी के समय में किया जा सकता है इसको, और इसीलिए फिर सीजीएल की तरफ आए और हाँ सही गया सारी चीज़ें। ये बताओ कि बेटा कब आपका ग्रेजुएशन हुआ था? 2019 में ग्रेजुएशन हुआ था। 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, तो आपका अटेम्प्ट कौन था? 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो 19 में सीजीएल वैकेंसी आई थी, बट उस समय तैयारी ज़्यादा थी नहीं, तो सीजीएल 19 दिया था, बट प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ सीजीएल 2020 ही दिया है। मतलब आपने सीरियसली आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। देखिए बच्चा बिना, और बेटा कोचिंग कहीं से लिए थे? नहीं, कोचिंग वगैरह मतलब कहीं ऑफलाइन से नहीं ली थी, बाकी यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया था, और मॉक पेपर ज़्यादा सॉल्व किए थे, सैम्पल पेपर्स, ये सारी चीज़ें। कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? आजकल कोचिंग की लहर बहुत चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, कोचिंग की इम्पोर्टेंस तब होती है जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, मतलब कोचिंग हो या ना हो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। अगर आपको चाह है कोई सिलेक्शन लेने की तो आप ले लेंगे। वो सोर्सेज आपके कहीं से भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, या ऑफलाइन किसी से कोचिंग जाके, या आप लाइब्रेरी में पढ़ के, बट आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़रूरी है कि आपको ये जॉब चाहिए। ये बताइए कि आपने उदया से किया, आपने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटर, उसके पहले की एजुकेशन आपकी कैसी थी? 8 के पहले शुरुआत में मेरा मतलब माध्यम जो था इंग्लिश मीडियम ही शुरुआत से मम्मी ने रखा था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये था कि इंग्लिश मीडियम का जो आगे आने वाला ज़माना है वो मतलब वो इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा जाएगा, चीज़ें इंग्लिश में ही आएंगी, और वो फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे सीजीएल के दौरान हुआ जब इंग्लिश हमारी 200 नंबर की आती है और प्री में 50 नंबर की आती है। तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको कहीं ना कहीं, जब आपका शुरुआत से ही एजुकेशन इंग्लिश में ही हुआ रहे। तो ये बताओ कि आप पढ़ने में कैसे रहे हैं? पढ़ने में टू बी फ्रैंक कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था कभी भी। हाँ, और ये था कि हाँ टॉप 10-15 में इतना रहता था, बट कभी टॉप 5 और ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं हुई। ये बताइए कि सीजीएल में आपके जो मार्क्स थे सबसे ज़्यादा किस में थे? सीजीएल में कंपैरेटिवली इंग्लिश में स्कोर बेटर था मैथ्स से कंपैरिजन में। मैथ्स मेरा शुरुआत से ही बहुत अच्छा तो नहीं था, बट हाँ बहुत ख़राब भी नहीं था, तो इंग्लिश मैथ्स सब मिला के एक अच्छा स्कोर आ गया था फिर।
नहीं, ये एक चीज़ और बताइए कि इसकी तैयारी में आपको बहुत संघर्ष भी नहीं करना पड़ा। फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट आप क्वालिफाई भी कर गए। असफलता का कारण पूछना उचित ही नहीं कोई बनता, असफल हुए ही नहीं आप, अभी तक आप सफल ही हुए हैं। ये बताइए कि कितना टाइम लगता है सीजीएल की तैयारी में? ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन टू पर्सन की, उसका मतलब बेस कितना स्ट्रांग है और कैलिबर कितना है, कितने देर तक वो पढ़ सकता है। चीज़ों को रिटेन करना, कितना देर तक आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं चीज़ें। कुछ लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा नीचे लेवल की पोस्ट मिलती है। डिपेंड पर्सन टू पर्सन। हाँ, ये है कि जो लगा रहता है उसका कहीं ना कहीं फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है उसका फाइनल। अच्छा बेटा, ये बताओ कि कंपटीशन में बैकग्राउंड का क्या कोई फर्क पड़ता है आपको? जैसे वो जो रूरल से बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश से पढ़े रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड के नहीं रहते हैं, आपको क्या लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का होना आपके लिए प्रॉफिट होगा? ग्रामीण परिवेश वाले भी वही कर सकते हैं अगर मेहनत करें जो सीबीएसई वाले कर सकते हैं? जी, किसी बोर्ड का खास फ़र्क तो मुझे नहीं दिखता। हाँ, लेकिन एक है कि आपका बेस स्ट्रांग अगर है, मतलब आपकी चीज़ें, एक ऐसा बच्चा, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि एक ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है, फैमिली बैकग्राउंड से, जहाँ पे सब पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो उसका एक काफ़ी अच्छा बेस तैयार है। और अगर एक ऐसा बच्चा आता है जो उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, वो खुद अकेला पढ़ा हुआ है उस फैमिली से, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल पे आने के लिए जो बैकग्राउंड उसको ऑलरेडी मिल चुका है, जो पढ़ा लिखा है। आपने स्ट्रेटजी क्या बनाया था पढ़ने की? स्ट्रैटेजी कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बना के नहीं पढ़ा, बस ये था हाँ कि पढ़ना है। उसमें न घंटे काउंट होते थे कि इतने देर पढ़ना है, जब तक पढ़ा उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर पढ़ा। तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, ये था कि जब टेस्ट पेपर लगाते थे तो स्कोर अगर कम आ जाए तो उसको बेटर करना है, अब जो वीक है टॉपिक उसको फिर से रिवाइज करना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं, क्योंकि कहीं बाहर निकलना नहीं रहता था, ऑल द टाइम घर पे ही रहना रहता था। घर का भी माहौल ऐसा था कि कोई काम नहीं तुमको सौंपा जा रहा है, बस बैठ के तुम पढ़ो। तो बस यही सारी चीज़। ये बताइए कि नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आज लोग रेडीमेड नहीं भी जो कोचिंग करते हैं तो रेडीमेड नोट्स मंगवा लेते हैं। नोट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नोट्स खुद बनाना चाहिए कि रेडीमेड के सहारे चलना चाहिए? कोई भी चीज़ अगर आप खुद से करते हैं तो बेटर है, क्योंकि आप जब उसको करेंगे तो आप समझ के करेंगे, वो किस पर्सपेक्टिव से आपने अपने नोट्स में अपने अकॉर्डिंग कैसे लिखा है चीज़ें, वो अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। अदरवाइज़ कहीं का हैंड रिटन नोट्स आप मंगा लेंगे तो वो उसके दिमाग से लिखा गया है ना, वो चीज़ें आपको उतनी बेटर आप शायद एक बार में ना समझ पाएँ, दो बार में ना। और पढ़ना आपको ही है, तो आपको डिसाइड करना है आपको रिटर्न खुद से लेना है या फिर मार्केट का लेना है। एसएससी सीजीएल में या वनडे एग्ज़ाम जितने भी, एसएससी सीजीएल की बात नहीं की, इसमें एक टाइमिंग और मॉक टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मॉक टेस्ट की तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जितने मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहते हैं मोस्टली मॉक टेस्ट में, तो रिपीट होते जाएंगे। और एसएससी का एक ऐसा पैटर्न है कि वो नए सवाल ज़्यादातर नहीं डालता है, वो पुराने सवाल में ही हल्का फुल्का डाटा चेंज करके वो चीज़ें डालता रहता है। तो एक आपका बेस अच्छा सा क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आगे के कॉम्पिटिशन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप फेस कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ अ मस्ट फॉर एसएससी सीजीएल, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए, बट एसएससी सीजीएल में कुछ ज़्यादा ही लागू होता है। क्या रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ऐसे, मतलब हाँ होते हैं, बट थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर देता है बस। ये बताइए किस सेक्शन पे जो सीजीएल तैयारी, एसएससी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए? 4 सेक्शन होते हैं, प्री की अलग स्ट्रेटजी होती है, उसके बाद मेंस की अलग होती है। किस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जब तक हम लोग का था, मतलब सीजीएल 2021 तक की बात अगर करें, तो सीजीएल 2021 में प्री में 4 सेक्शन आते थे, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, जीके हुआ, और ये जो मेंस होता था उसमें इंग्लिश और मैथ्स आता था। तो मोस्टली फोकस बच्चे इंग्लिश और मैथ्स पे करते थे, बट इस बार जो कि सीजीएल का पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया गया है, तो प्री तो आपका वही है, चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना, बट मेंस में भी इस बार रीजनिंग और जीके जैसे सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो आपको इस समय सारे सब्जेक्ट पे फोकस करके चलना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ मैं सबसे पूछता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में पेशेंस। आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी है आपकी तैयारी, जो एग्ज़ाम हॉल की जो टेक्निक होती है आप पेपर सॉल्व करने की, उसके बारे में ज़रा फोकस करो।
एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, बिकॉज वो ऊपर का जो टाइमर हमारा स्क्रीन में रहता है वो क्लॉक करता रहता है, और अगर उस पर ध्यान देते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। बट ये आपका मॉक टेस्ट की ही ट्रेनिंग है जो वहाँ पे काम आती है। जब ऑनलाइन आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे वो वहाँ पे आपको फेस करने में आसानी होगा, क्योंकि बोला गया कि आप नेट्स में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा जाके पिच पे खेलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ। लास्ट में अंचल बेटा एक चीज़ बता, लास्ट में एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए जितने तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, वो जानना चाहेंगे आपसे। यही है कि आप जो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी आप लगे रहिए। इस बार सीटें भी बहुत अच्छी हैं और सिलेक्शन होता है, कभी कभी एक अटैम्प्ट नहीं 2 अटैम्प्ट भी लग जाते हैं। हाँ, ये होता है कि जिसका हो जाता है उसको ज़्यादा ये रहता है कि और करते रहो, 2 अटैम्प्ट लग जाता है। हाँ, लेकिन जब नहीं हुआ था मेरा तब भी हम यही सोचते थे जब प्रिपरेशन के टाइम पे थे कि हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा, लगे रहो। खुद से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा। एक गुड़िया बैठी है मेरे सामने अभी, अर्तिका पांडे, अभी तो 3 महीना पहले आए थे। ये तो 98.64 हो गया, तो हमें लगता है अगली बार आने का मौका मिलेगा। ये सतवाज पहले से ही होनहार बीरवान के हो चीखने पात पहले। कैसा भैया का सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, इससे हम लोग के लिए भी एक रास्ता खुल गया कि जैसे भैया गाइडेंस दे सकते हैं कि इसमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। पैसा भी लेना इनसे? हाँ हाँ सर, वो भैया देंगे ही। अब तो हायर एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं तुम्हें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिल्ली जाना सीधे? हाँ सर। ओके बेटा, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार आपको। अब मम्मी से आपसे बात करेंगे आपके। अंचल और अर्तिका की मम्मी पापा बैठे हैं। आजकल गार्जियंस का भी बहुत बड़ा कंपटीशन है, इनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का सुपरविज़न कैसे करें। आज के समय में जो बच्चे मेहनत करते हैं, अगर सही गाइडेंस मिल गया तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। अंचल के पापा जी बैठे हैं और मम्मी बैठे हैं। शुरुआत में मम्मी से ही कहूँगा, क्योंकि सीता राम लिखा जाता है हमेशा, कहीं राम सीता नहीं लिखा गया है आज तक। तो मम्मी से कैसा लग रहा है आपका बच्चा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया? बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया था भैया जो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बच्चा आप क्वालिफाई किया? आपकी भी स्ट्रेटजी कुछ रही होगी। हमारा देखिए प्रभु की बहुत बड़ी कृपा थी और हम प्रयास किए, बच्चा भी प्रयास किया और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, और बच्चा मेहनत लगन से पढ़ता था। कई बार हमने बच्चे को कहा कि भैया इलाहाबाद चले जाओ, अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़ो, तो बच्चा हमारा बोला पापा हम घर से ही तैयारी करेंगे। और यकीन मानिए आपको बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में 4 बजे 5 बजे जब भी मैं देखता था तो ये बच्चा पढ़ता ही रहता था। तो हमको ये विश्वास अंतर्मन से हो गया था कि हमारा बच्चा कहीं नहीं कहीं जो है अपना स्थान बनाएगा। और बच्चे ने मेहनत किया, आप लोगों का आशीर्वाद, आज ये दिन आया है। इसी दिन का इंतज़ार था। हमको बहुत अधिक प्रसन्नता है और हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। आपके कोई बता रहे बाबा जी किसकी अभी चर्चा आप कर रहे थे? हाँ, हमारे पिताजी थे प्रधानाध्यापक। अच्छा, हाँ, मतलब शुरू से ही संस्कार शुरू हुआ। दीप नारायण पांडे जी प्रधानाध्यापक पद पर थे। अभी विगत कुछ दिन पहले उनका देह अवसान हो गया। आज वो नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग जो है मुकाम हासिल किए हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा से किए। चलिए, ढेर सारी शुभकामना। मम्मी से बात करते हैं अंचल की। आप ये बताइए कि ज़्यादा समय तो आप रहती थी बच्चों के बीच में, ये तो अर्थ की व्यवस्था में भी लगे रहते हैं कि कैसे घर चले, तो आपने क्या टेक्निक अपनाई थी? बच्चों में हमेशा पॉजिटिव माइंड डेवलप करना चाहिए और हम अपने बच्चों को हमेशा जो है हौसला बढ़ाते रहे इनका। जी, कभी हम ये नहीं कहे कि आप ये नहीं कर पाओगे, करो भैया, कर लोगे, बहुत अच्छा है, तुम कर ले जाओगे इसको। जी, और किसी प्रकार का दबाव हम नहीं डाले कभी बच्चों के ऊपर, ये अपना फ्री माइंड होकर पढ़ाई किए। धन्यवाद। देखिए, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है।
इसलिए इनका साक्षात्कार लेना मैंने उचित समझा कि कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं। आज के समय में जो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या नीड है, बच्चों से बैठ के बात करना चाहिए। आज के समय में धमका के नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं धमका के जो है वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, कहीं उनके अंदर दहशत नहीं होनी चाहिए। सारी बातें घर जैसे बच्ची है बाहर निकलती है तो सारी बातें आपसे बताए, लड़का बाहर निकलता सारी बातें आपने कहे। आजकल इंटरनेट सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। बर्बाद करने के लिए बहुत से ऐसे संसाधन हैं। और टेक्नोलॉजी में मैंने देखा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए बच्चों से पूछते हैं आज के समय में। तो ऐसा है कि वो तो ज़रूरी है, आज के समय में अपने को मॉडर्नाइज होना चाहिए, लेकिन बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, एक बार फिर बधाई मेरी तरफ से।